नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। कपाट बंद होंगे, वहीं कपाट बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है और बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने आज मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान केदारनाथ के जयकारों से पूरी केदारपुरी गूंज उठी। गुरुवार को बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का पहला पड़ाव रामपुर होगा, फिर गुप्तकाशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां ओंकारेश्वर मंदिर में पूरे शीतकालीन में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना होगी। सुबह प्रातःकाल परंपरा अनुसार 8:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद हो रहा है। जो नियम है, जो भगवान केदारनाथ जी को कपाट बंद करने का प्रक्रिया आज रात से ही शुरू हो रहा है। प्रथमतः लोगों को दर्शन के लिए तो खुली जाएगा। पहले भाल भोग लगेगा, उसके बाद महाभोग लगेगा। महाभोग लगने के बाद भगवान केदारनाथ जी को 4 बजे से समाधि पूजा प्रारंभ होगा 6 बजे तक। 6 बजे होने के बाद मंदिर का अंदर जो गर्भ मंदिर है 6 बजे कपाट बंद हो जाएगा। उसका बाद कपाट जो मंदिर का जो मेन गेट है, पूर्व गेट है, वो 8:30 बजे बंद हो जाएगा। बाबा केदार जी के दर्शन करके मन ने प्रफुल्लित हो गया है और यहाँ पर एक अद्भुत ही शक्ति का नज़ारा है जो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि मैं आज 12 ज्योतिर्लिंग की पूर्ण यात्रा कर चुका हूँ। पूरे भारत में जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान के, उसकी यात्रा आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ पूरे। गुरुवार को यमुनोत्री और केदारनाथ भी बंद हो जाएंगे, तो बद्रीनाथ में अभी 1 महीना बाकी है। पर आपदा की आफत के बावजूद 50 लाख यात्री यहां इस बार पहुंचे। वहीं अगली यात्रा की तैयारी अभी से करने को कह दिया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गुरुवार सुबह पहले केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, तो फिर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे और इसी के साथ इस साल की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। 4 धाम यात्रा के 3 धाम बंद होने से पूरी यात्रा बद्रीनाथ धाम में आकर टिक जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं और हर साल की तरह इस बार भी सबसे अधिक 17 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। जहां साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं पूरी 4 धाम यात्रा में इस बार 50 लाख का आंकड़ा पार होने को है। गुरुवार को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बुधवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर अगले साल की यात्रा की तैयारी और धाम में चल रहे काम को पूरे करने के निर्देश दिए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। 2 साल से लगातार बरसात और आपदा 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगा रही है। पिछले साल केदारनाथ और इस साल धराली आपदा के चलते गंगोत्री यात्रा करीब 1.5 महीने तक नहीं चल पाई। इस साल करीब 7,50,000 गंगोत्री धाम यात्री पहुँचे, तो करीब 6.5 लाख यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। कुछ टाइम के लिए हमको यात्रा बंद भी करनी पड़ी, लेकिन हमने हमेशा यही कहा है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है उसकी ज़िंदगी की जान की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतनी वर्षा काल के बाद, इतनी कैलामिटीज़ के बाद भी उत्तराखंड में अगर हम 50 लाख के नंबर को क्रॉस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उम्मीद यही करेंगे कि हर साल जो है ये चारों धाम में लगातार हमारे विश्व से श्रद्धालु आए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से 4 धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। फिर 2 साल कोविड की मार भी यात्रा पर पड़ी। फिर साल 2023 में 56 लाख, तो 2024 में 48 लाख यात्री 4 धाम पहुंचे और अब इस बार है जब यात्रियों का आंकड़ा 50 लाख के पार होने जा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी आज परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन और पूजन कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की। इस दौरान बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी डोली की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद डोली को गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और डोली अपने शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए निकलेगी।
अनिल बलूनी ने सभी कार्यक्रमों के दौरान यहां पर मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी गुरुवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 12:30 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की डोली खरसाली गांव के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पूरे शीतकाल में मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट बंद होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं। अपने मुहूर्त के समय पे 12:30 पे कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद सभी तीर्थयात्री जो है दर्शन मां यमुना के कल भैया दूज के उपरांत उसी वक्त खरसाली में कर पाएंगे। और कल जो है प्रातः 8 बजे सोमेश्वर महाराज जी की डोली जो है मां यमुना को लेने यहाँ पहुँच जाएगी। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुकबा के लिए रवाना हो गए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए सुबह 11:36 पर बंद कर दिए गए। सैनिक बैंड, ढोल, दमाओं के साथ सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में गंगा की उत्सव डोली मुकबा के लिए रवाना हुई है। इससे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। आज का जो पावन पर्व है माँ भगवती गंगे का, जो कपाट बंद का, बहुत ही अच्छा रहा है और काफ़ी श्रद्धालु जो है आज पुण्य के भागी बने हैं माँ भगवती गंगे के निर्वाण दर्शन करके। और ठीक 11:36 पे पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट बंद कर दिए और समस्त देशवासियों को अन्नकूट के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको निरंतर मां पतित पावनी गंगा के जो दर्शन है मुखवा में आपको होंगे, उसी तरह से फल मुखवा का है जिस प्रकार से गंगोत्री का है। आप सब लोग वहां पर पधारे। गंगोत्री धाम में इस बार 7,57,762 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। पिछले साल की अपेक्षा में ये आंकड़ा थोड़ा कम है, जिसकी वजह धराली आपदा मानी जा रही है, क्योंकि आपदा के बाद लंबे समय तक यात्रा पर ब्रेक लग गया था। लेकिन बरसात खत्म होते ही यात्रा पटरी पर लौट आई और बड़ी संख्या में कपाट बंद होने के दौरान भी श्रद्धालु मौजूद रहे। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अवेसम टाइप की जगह है। सबको आना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस तो होना चाहिए इंसान को। और जो दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जो यहाँ का आनंद आया है ना, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि जितनी भी थकान थी वो सब खत्म हो गई। कल हम लोगों ने दर्शन किए, यहाँ पे दर्शन करने के बाद में गंगा जी के छींटे लगाए, इतना अच्छा लग रहा है। और कपाट बंद हो रहे हैं, हम लोग एंड टाइम पे एकदम आए और इतना बढ़िया लगा यहाँ आगे, बहुत ही बढ़िया रहा। आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास रहा। वहीं गंगोत्री विधायक ने कहा है कि अगली बार यात्रा से पहले खराब रास्तों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने पूरा अपने ऊपर पूरा संज्ञान लेते हुए इस यात्रा को पुनः सुचारू रूप से करवाया। बहुत विकट परिस्थितियां थी, लेकिन हम इस यात्रा को अगले वर्ष बहुत ही दिव्य और भव्य जो है और अच्छी होगी। बहुत सारे जो हमारे तीर्थयात्रियों को जो दिक्कतें होगी वो दिक्कतों को दूर करने का प्रयास। मां गंगा की उत्सव डोली मुकबा से पहले माता मंदिर में विश्राम करेगी और भैया दूज के पावन पर्व पर मुखवा गांव पहुंचेगी, जहां भक्त मां गंगा के दर्शन शीतकाल में कर पाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं और पूरी विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया है। और सैनिक बैंड बाजे की धुन पे जो मां गंगा की उत्सव डोली है वो आगे के पड़ाव के लिए बढ़ चुकी है। उस समय गंगोत्री धाम में किस तरह का दृश्य है हम आपको दिखा सकते हैं। गंगोत्री धाम में किस तरह से कपाट को बंद किया जाता है। गंगोत्री धाम के गेट लगा दिए गए हैं और जो ताला है उसको सील कर दिया गया है और इसके बाद अगले 6 माह जो पूजा अर्चना है वो मुखवा में ही होगी। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर
बंद किए जाएंगे 12:30 पर। और पूरी तैयारियां वहां पे शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं और कल यानी भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यमुनोत्री धाम की ओर रुख करने लगे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा पर सीएम आवास की गौशाला में गौमाता की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने गोवर्धन पूजा को प्रकृति, संस्कृति और पशु प्रेम का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने गौ संवर्धन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि निराश्रित गौवंश के भरण पोषण की राशि बढ़ाई गई है। साथ ही निजी गौशालाओं को 60% सब्सिडी दी जा रही है और राज्य में 54 गौ सदनों का निर्माण प्रगति पर है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल का सफर, इस ऐतिहासिक पड़ाव की शुरुआत लोक पर्व इगास से होगी और समापन 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। सियासी जानकार मान रहे हैं कि यह सिर्फ उत्सव नहीं, ये 2027 के चुनावी रण का पहला शंखनाद भी होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। नौ नवंबर 2025 जब उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे करके 26वें साल में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे 10 दिनों तक प्रदेश एक महा उत्सव की रंगत में डूबा रहेगा। शुभारंभ होगा 1 नवंबर को पारंपरिक लोक पर्व इगास से और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राज्य की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचेंगी और 3 नवंबर को 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का उद्घाटन करेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सत्र के जरिए राज्य की अतीत की यात्रा और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। जो हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, रजत जयंती वर्ष है, उसमें 2 दिन का सत्र भी हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें एक रोड मैप बनेगा और पक्ष विपक्ष सभी मिलकर कि राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, अपने अपने सुझाव भी देंगे। पूरे राज्य में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी। जो 1 तारीख से हमारे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उस दिन से हम अपने रजत जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि रजत जयंती समारोह गांव-गांव तक पहुंचे। इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। 1 नवंबर को सभी विधायक इगास अपने अपने गांव में मनाएंगे। वहीं 2 से 9 नवंबर तक सभी मंत्री अपने जिलों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखेंगे। पार्टी प्रवक्ता और पदाधिकारी बाकी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की बात जनता तक पहुंचाएंगे। इगास के दिन हमने अपने सभी पदाधिकारियों से हमने कहा है कि सब लोग अपने गांव में जाकर इगास मनाएं और इगास के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसके अलावा 1 से 9 के बीच में हमारे सारे मंत्रीगण पिछले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं हर विभाग के, उसकी प्रेस करेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अगर सब तय रहा तो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना समारोह में देश की 2 शीर्ष संवैधानिक हस्तियां एक साथ मौजूद होंगी। साफ है, रजत जयंती का ये पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव भर नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला राजनीतिक यज्ञ भी है, जिसमें मंत्रोच्चार तो विकास के होंगे लेकिन नजरें होंगी सत्ता के अगले चैप्टर पर। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं और 25वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देहरादून में बने सैन्य धाम का उद्घाटन भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए अनुरोध किया गया है। वहीं तैयारी वक्त पर पूरी हो सके, इसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों के साथ सैन्य धाम का निरीक्षण किया। साल 2021 से सैन्य धाम बनाने का काम शुरू हुआ था, जो अब बनकर तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है
पूरा हो चुका है और संभवतः देश के प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण होगा। यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, यहाँ के वीरों को, अमर सपूतों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। और जिस भाव के साथ हम इसको बनाया है, ये कोई मेमोरियल नहीं है, ये एक सैन्य धाम है। धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है और हमने यहाँ पर बाबा जसवंत सिंह जिनकी पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह, दोनों के मंदिर इसमें हैं, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति हमने सब जगह का अध्ययन करने के बाद जो बेस्ट है उसे करने का हमने प्रयास किया। DD8 से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने फिर से अधिकारियों पर निशाना साधा है। 6 बार के विधायक चुफाल ने अधिकारियों पर हमला करते हुए कहा कि जो काम 3 महीनों में हो जाना चाहिए वो अधिकारियों के कारण 3 साल में भी नहीं पूरा हो पा रहा। चुफाल ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। असल में चुफाल ने DD8 में बन रही पार्किंग को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो इस प्रकार से कुछ अधिकारी जो है, जो रिपोर्ट, जो काम है 3 महीने में होना चाहिए था, इसकी सारी प्रक्रिया 3 साल हो गया। तो ऐसे लापरवाही अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी विकास कार्यक्रम में रुचि नहीं लेते हैं, सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मुख्यमंत्री जी ने इन अधिकारियों को बुलाया और कहा कि तत्काल पैसा अवमुक्त कराए, लेकिन पैसा अवमुक्त नहीं हुआ। जब तक भय नहीं होगा, इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये काम भय नहीं होगा अधिकारी को। इसलिए अधिकारियों पर भय के लिए इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। देहरादून में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम के नाम पर आम जनता ही परेशान है। अब योग नगरी ऋषिकेश में भी यही काम शुरू होने जा रहा है और लोग पहले से ही सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर खुदी सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में महीने से काम अधूरा पड़ा है। धूल, जाम और टूटी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आलम यह है कि स्थानीय बीजेपी पार्षद भी अब देहरादून में हुए कामों पर सवाल खड़े करने लग गए हैं कि इनका काम कोई भी सिस्टमैटिक नहीं चल रहा। हम एक तरफ एक चीज के लिए, सुंदरता के लिए कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं, और हम दूसरी तरफ जो है एक और मुसीबत अपने लिए ले रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है सब कुछ। और मुझे तो UPCL डिपार्टमेंट का कोई भी काम समझ से बाहर लगता है। देहरादून का हाल देखकर ऋषिकेश के लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होने हैं। यहाँ से हमेशा एक धार्मिक जगह है ऋषिकेश, तो यात्राएं निकलती है, रथ यात्राएं निकलती है, तो उसमें भी बहुत रिस्की हो जाता है उन यात्राओं को निकालना, जिसके लिए बिजली का कट ऑफ किया जाता है। तो उससे भी हमें निजात मिलेगी और ये काफी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा करी जा रही है। तो समय पे पूरा हो तो बस उसी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऋषिकेश में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से इस काम की शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है कि आगामी हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले सभी काम पूरे हो जाएं। कि हमारा जो गंगा कॉरिडोर था वो हरिद्वार से ऋषिकेश था, लेकिन प्रथम फेज में ऋषिकेश का हुआ है, जिसमें हमारी ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड करना है और प्लस जहां पर ऐसे बहुत डेंजरस वाले एरिया हैं वहां पर हम कवर कंडक्टर लगाएंगे। 1 से 2 महीने के बीच में हो जाएगा और हम कुंभ से पहले हमें ये पूरा करना है, ये टारगेट है इसका। बजट अभी जो भारत सरकार से सैंक्शन है वो 550 करोड़ के। शहर की सूरत बदलने की दिशा में ये काम बड़ा कदम है, लेकिन सवाल यही है कि क्या समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ काम पूरे हो पाएंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में भी गोवर्धन पूजा की धूम मच रही है। आज सुबह से ही लोगों ने घरों में गोवर्धन पूजा की है। नैनीताल में कई लोग मल्लीताल स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गाय की पूजा कर भगवान से परिवार में शांति की कामना की। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था, जिसके बाद क्रोध में आकर इंद्र ने बारिश करवा दी थी। इसके बाद कृष्ण ने पर्वत को अपनी अंगुली में उठा लिया था। वहीं जानकार इस पूजा को प्रकृति पूजा भी मानते हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार के आश्रम मंदिरों में गोवर्धन पूजा उत्सव पूर्वक मनाई जा रही है। कनकल के राजघाट के राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गोबर से भगवान की आकृति बनाकर विशेष पूजा की जा रही है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को प्रलय से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था, जिसके लिए इस पर्व को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कैमरे लगाए गए हैं और फास्टैग के जरिए हर गाड़ी से टैक्स की वसूली होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री सेस यानी कि टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियों से भी ग्रीन सेस यानी कि टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार भी कर लिया है। राज्य के बॉर्डर पर इसके लिए ऑटोमेटेड कैमरों की तैनाती होगी और गाड़ियों में लगे फास्टैग से टैक्स की वसूली होगी। राज्य में एंट्री करते ही ग्रीन सेस काट लिया जाएगा और अगले 24 घंटे के लिए ये मान्य होगा। कोई अगर 3 महीने का पास बनवाना चाहता है तो वो भी बन सकता है और पर एंट्री इसमें चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गाड़ी एक बार आ चुकी है स्टेट के अंदर और वो स्टेट के अंदर ही 1 हफ्ता या 10 दिन है तो उसे दोबारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट में दोबारा एंट्री कर रही है गाड़ी, इसका चार्ज तब लिया जाएगा। और हमारे जो यहाँ उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हम लेते हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन जो हमारा वसूला जाना है, जो हमारे ANPR कैमरे पूरे प्रदेश भर के चेक पोस्टों पे हमारे लग चुके हैं। बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स की दरें भी तय कर ली गई हैं। हालांकि कुछ गाड़ियों को छूट दी गई है। निजी प्राइवेट कार के लिए 40 रुपये ग्रीन सेस तय किया गया है। 3 व्हीलर गाड़ियों के लिए 20 रुपये दर तय की गई है। मध्यम वाहनों को 60 तो भारी वाहनों को 80 रुपये ग्रीन सेस देना होगा। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को ग्रीन सेस से राहत दी गई है। इसके साथ ही दोपहिया गाड़ियों को भी ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस टैक्स से छूट मिली है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।